मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अपने पहले पाठ में हमने आपको इतिहास के संबंध में कुछ जानकारियाँ दी थी और ये भी बताया था कि इस बार इंटरमीडिएट में आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं। आज फिर से हम आपको उन पुस्तकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस बार आपको 3 पुस्तकें पढ़नी हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 ये आपके सामने है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 ये आपके सामने है, देख लीजिए। और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 ये आपको पढ़ने हैं। अब इसमें कौन कौन से लेसन आपको पढ़ने हैं ये मैंने पहले अपने लेसन में डाल दिया था जब मैंने प्रथम बार आपका क्लास लिया था ऑनलाइन। आज हम आपको उसके आगे ले चलते हैं, जिसमें मैंने आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी दी थी कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, इसका स्थान, इसका काल का निर्धारण कैसे किया गया। और उसके आगे हम चलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का आरंभ कैसे हुआ। आप इसको ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और इसका जो मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, उसका सारा मैटर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप उसको ले सकते हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दी है, उसको आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति का विकास आने से पहले इस तरह की कई संस्कृतियाँ पहले ही अस्तित्व में आ गई थीं। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली के लिए प्रसिद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आइए अब आपको हम बताते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का जीवन यापन कैसे था, निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। आपने जैसा देखा है, जाना है कि हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी या विकसित हुई जहां पर पहले से ही आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास वहां हुआ जहां हड़प्पा संस्कृति के विकास के पहले ही हड़प्पा संस्कृतियां विकसित थीं। इसका अर्थ ये हुआ कि इन संस्कृतियों के कई तत्व हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के समतुल्य थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले हुए अनाज के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जिनसे पुरातात्विकविदों ने यह अनुमान लगाया है कि यहाँ पर गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना आदि की भी खेती होती थी और इनके आहार का मुख्य साधन था। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने भी मिले हैं, लेकिन वो अन्य चीज़ों की अपेक्षा बहुत ही कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों से मवेशियों, भेड़ बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां भी शामिल हैं। लेकिन पुराण विज्ञानियों ने अथवा पुरा जीव तात्विकविदों ने अध्ययन से संकेत दिए हैं कि ये सभी जानवर जिनकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं ये पालतू थे, इन्हें पाला जाता था। जंगली प्रजातियों में सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। हम ये नहीं जान पाए हैं कि इन हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य किसी आखेटक के द्वारा प्राप्त मांस का प्रयोग करते थे। मछली तथा पशु पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा के निवासी इन सभी जीव जंतुओं के बारे में जानकारी रखते थे और इनके भोजन में ये सभी लोग शामिल थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारी चीज़ें जो ये प्राप्त करते थे, विशेष रूप से अनाज के बारे में,
तो क्या ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है जो कृषि प्रौद्योगिकी के रूप में जानी जाती है? तो अगला हेडिंग जो आप देंगे वो होगा कृषि प्रौद्योगिकी। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अनाज के दानों में कृषि के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में, जैसा मैंने पहले आपको बताया, जो अनाज के दाने मिले हैं उससे खेती के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक खेती विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जुते हुए खेत का मतलब प्लाऊ खेत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। खेत जोतते हैं तभी अनाज डालते हैं। आजकल वैज्ञानिक युग है तो हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, लेकिन पहले वैज्ञानिक के बजाय हम हलों से खेती करते थे। तो इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि हलों से भी खेती की जाती थी। बीजों का छिड़काव भी उसमें होता था। साथ ही साथ मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों पर वृषभ के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। वृषभ यानी बैल, जिससे ये पता चलता है या पुरातात्विकविद ये मानते हैं कि इससे भी खेती होती थी, अर्थात बैलों के द्वारा भी खेत जोता जाता था। साथ ही कई स्थलों पर, जैसे बनवाली में जो हरियाणा में है, वहाँ मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए हैं। उनके जैसा कोई एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कलीबंगन, जो राजस्थान नामक स्थान पर है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। एक बार इसको फिर से सुन ले। पुरातत्वविदों को कलीबंगन, राजस्थान में जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। एक चीज़ और बता दें, खेत की रेखाएं एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। इससे पता चलता है कि साल में अथवा एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थीं। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। अब कृषि के लिए आवश्यक है जल, पानी, बीज के बाद पानी यानी सिंचाई के। तो चूँकि हड़प्पा स्थल एक शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहाँ कृषि के लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में शोर्तगुही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर खेतों में नहरों के द्वारा पानी लाया जाता था, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं मिला है। प्राचीन नहरें बहुत पहले ही, ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी, मिट्टी से भर गई थी, इसलिए यहाँ पर ऐसा संकेत नहीं मिला है। किंतु कुओं से प्राप्त पानी के द्वारा यहाँ पर सिंचाई किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलीवीरा, जो गुजरात में है, से जलाशयों का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि के लिए जल यहीं से लिया जाता था, अर्थात कृषि के लिए जल संचयन यहीं से किया जाता था। तो आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है। इसको आपने ध्यान से सुना है, मनन किया है, और हम आशा करते हैं कि इसको आप नोट्स बनाएंगे। जब मैं कक्षाएं चलेंगी हम आपके पास आएंगे तो हम आपको देखेंगे कि जो ऑनलाइन की पढ़ाई हमने की है उस पर आपने कितना लिखा है। हम आपकी कॉपियाँ चेक करेंगे। अभी आप जो छात्र छात्राएँ मुझसे जुड़ी हुई हैं वो अपने साथ के छात्र छात्राओं को, अपने मित्रों को बताएं कि इतिहास का क्लास ऑनलाइन चल रहा है। रोज़ हम आपको भाग 1 के विषय में जानकारी देंगे और आपको लिखाते रहेंगे। इसके आगे का जो विषय होगा वो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है और जिसका बहुत अनूठा उदाहरण है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, आप लिखते रहिए और मेरे आने पर अपनी कॉपी मुझसे चेक कराइएगा। छात्र छात्राओं, कोरोना वायरस से बचिए, अपने परिवार को बचाइए, साथ ही साथ अपने समाज को बचाइए, अपने मित्रों को बचाइए, घर से कम निकलिए, घर पर बैठकर खूब पढ़ाई कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।